हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th की बुक। और 11th की बुक का पहला ही टॉपिक है जिसका नाम है समय की शुरुआत से। ठीक है, तो हमारा जो +1 और +2 की बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एक पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है आपका टीचिंग एग्ज़ाम पीजीटी जिसमें से 11th और 12th की बुक से क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, आपका DSSB है या आपका KVS है, NVS है, ROE एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो +1 और +2 की बुक तो हमारे सिलेबस के साथ साथ बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो इसका जो पहला ही टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा समय की शुरुआत से। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है समय की शुरुआत से। का मतलब होता है कि वो टाइमिंग जब इंसान का बिल्कुल जन्म हुआ था, बिल्कुल स्टार्टिंग थी, वो वाला टाइमिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि हम एक चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। जब NCERT की बुक पढ़ें आप, सबसे पहले कभी भी NCERT की बुक एक बार पढ़ने से आपको समझ नहीं आती, 2 बार 3 बार आपको ज़रूर पढ़नी होती है। साथ में पढ़ते वक्त साइड में क्या है, कॉपी पेन लेना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो इसलिए NCERT की बुक हुई या आपकी कोई भी ऐसी बुक हुई जो आपको पढ़नी होती है तो साथ साथ नोट्स भी बनाने ज़रूरी होते हैं। 2 से 3 बार हमें उसको पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले इस बुक में है क्या, इस चैप्टर में है क्या, तो इसमें ये क्या कह रहा है, हम पहले एक पैराग्राफ लेते हैं और इसको समझते हैं कि जब इंसान का जन्म हुआ उसके डेट में जो डायरेक्टली बताई गई है वो 56 लाख वर्ष पूर्व बताई गई है कि 56 लाख वर्ष पूर्व पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। मतलब उससे पहले क्या रहा, क्या जनजाति रही, क्या स्तनधारी जीव रहे, पर एग्जैक्ट जब हम उस प्रजाति को, उन चीज़ों को हम मानव कह सकते हैं, उसका जन्म 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो मानव का जन्म कब बताया गया, 56 लाख वर्ष पहले। उसके बाद आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं वो 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ। बट आज का जो मानव है उसका जन्म 1,60,000 वर्ष पहले माना गया। ये जो मानव थे ये एक वानर की तरह रहते। ठीक है, अभी इनको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं आती थी, तो धीरे धीरे जो एग्जैक्ट मनुष्य की तरह दिखने लगा उस मानव को 1,60,000 वर्ष पहले का माना गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव की उत्पत्ति तो 56 लाख वर्ष पहले। आधुनिक मानव का उत्पत्ति या आधुनिक मानव जिसे कहा गया उसकी उत्पत्ति 1,60,000। समझ आ गया। उसके बाद लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि जब मनुष्य का जन्म हो जाता है 1,60,000 में मनुष्य मान लिया कि भी हाँ ये मानव है, और उससे 8,000 के बीच का जो टाइमिंग है उसमें मनुष्य को कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं आता। बस क्या करता था, एक दूसरे का मांस खाता, आपस में ही खाना बदोश टाइप थे, आपस में ही मनुष्य एक दूसरे को खा लेते थे, पशुओं का मांस खा लेते थे। ठीक है, कंदमूल पेड़ पौधे के बीज बटोर कर अपना पेट भरते थे। ठीक है, धीरे धीरे उन्हें औजार बनाना आ गए, आपस में बातचीत करना सीख गए। आगे चलकर उन्होंने भोजन जुटाने के तरीके भी, भोजन को कैसे मतलब इकट्ठा किया जाता है, फूड गैदरिंग, हंटिंग आ गया। ठीक है, ये कह रहा है कि जो चीज़ें उन्हें उस टाइम में मिलती थी ना, आज भी कुछ एरिया में, कुछ भाग में समाज में शिकारी सहायक समाज मिलता है। मतलब हंटर गैदरिंग सोसाइटी अभी भी मिलती है। कहीं कहीं ऐसे एरिए, ऐसे समाज मिलते हैं जहाँ पर लोग अभी भी भोजन एकत्रित करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं। ठीक है, और उस समाज को देख के, उनकी चीज़ों को देख के हम आदि मानव की जो इतिहास है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो मानव की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। मानव की जो जानकारी है वो हमें जीवाश्म, फोसिल से मिलती है। जीवाश्म क्या होते हैं, फोसिल्स क्या होते हैं, एक तरह से रिमाइंड, बची हुई चीज़ें, बचे हुए अवशेष। ठीक है, जैसे पत्थर के औजार है, गुफाओं की चित्रकारी है, ये सब चीज़ें मिली हैं। इसमें से प्रत्येक का अपना एक इतिहास है। अवसर मतलब ये क्या कह रहा है कि जो भी चीज़ें मिली, हमें औजार मिले हैं, चित्रकारी मिली है, भाई सबका अपना एक इतिहास है। औजार अलग अलग टाइप के मिले हैं, चित्रकारी बहुत सारे टाइप की मिली हैं, तो इनका सबका क्या अपना एक इतिहास माना जाता है। ठीक है, तो आगे ये कह रहा है बहुत सारे विद्वान ये चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं है क्या कि उस टाइम पे इतनी अच्छी चित्रकारी होगी, गुफाएं होंगी, रंग रोगन होगा। तो कुछ इतिहासकार इस सच की महत्वता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बातें बताई गई है इन चीज़ों में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि मानव का जो विकास है वो कर्मिक रूप से हुआ। कर्मिक मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से हुआ। पहले वो बंदर था, चार
पैरों से चलता था, फिर उस खड़ा होना सीखा, फिर 2 पैरों से चलना सीखा, फिर उसने धीरे धीरे क्या भोजन को इकट्ठा करना, औजार बनाना सीखा, हाथों का प्रयोग करना सीखा। तो ये क्या होता है, एक तरह से ये कर्मिक विकास माना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि प्रजातियों के जीवाश्म मतलब जो प्रजाति मिली है ना, उनको उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। अब ये क्या है भाई, उनकी विशेषताओं, उनके शारीरिक लक्षण मतलब क्या फीचर्स रही है। अब आदमी है वो आदमी की तरह रिएक्ट करेगा, जानवर है जानवर की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वो क्या है, अलग अलग प्रजाति है। अभी हाथी है तो हाथी की कैटेगरी में जाएगा, शेर है तो शेर की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, इंसान है तो इंसान की कैटेगरी में जाएगा, स्त्री है स्त्री की तरह जाएगा। तो वो चीज़ें कह रहे हैं कि उनकी विशेषताओं को, उनके लक्षणों को देखकर अलग अलग प्रजातियों में बांट दिया गया। जीवाश्म की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा, इसमें क्या कहता है कि जो जीवाश्म होते हैं, जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं, उसकी हमें क्या करने, खुदाई करके जब जांच करनी पड़ती है, फिर उनका काल जाना जाता है कितने वर्ष पुरानी है, और उसके बाद जब हमें पता चल जाता है ये चीज़ इतनी पुरानी है, उसके बाद हमें मानव के विकास का क्रम निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं रहती। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या चीज़ें कह रहा है ये, दोबारा समझिए एक बार कि सबसे पहले 56 लाख वर्ष पहले क्या हुआ, जन्म बता दिया। उसके बाद 1,60,000 आधुनिक मानव का जन्म है। 1,60,000 से 8,000 के बीच, क्योंकि हम बीसी में चल रहे हैं, बीसी वाले टाइम में। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इस बीच में उसको कुछ भी नहीं आते थे, कोई टेक्निक थी, बस एक दूसरे का मांस खाना बदोश टाइप जीता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको क्या मतलब भोजन को इकट्ठा करना और शिकार करना आ गया। ऐसा समाज अभी भी मिलता है कुछ एरियो पे, जिससे हमें अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ऐसा समाज पहले भी था और अब भी मिलता है। उसके बाद कोई भी जानकारी हमें मिलती है, कुछ भी पुरानी बातों का पता लगाया जाता है तो जीवाश्म से मिलता। फॉसिल्स क्या होते, रिमाइन होते। जैसे आप कहीं रहते हो और वो घर छोड़ के चले जाते हो, और आपके जाने के बाद जो चीज़ें वहाँ मिलती है तो वो आपकी जानकारी देगा कि हाँ भाई ये फॉसिल्स है, इस तरह के कपड़े पहनते थे, ऐसे घर में रहते थे, यहाँ उनका बाथरूम था, यहाँ उनका बेडरूम था, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या मिला, गुफाएं मिली हैं, औजार मिले, चित्रकारियाँ मिली हैं। कुछ विद्वान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम नहीं मान सकते, पर धीरे धीरे जैसे साक्ष्य मिले तब मानने के लिए चीज़ें तैयार हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मानव का विकास कर्मिक रूप से, हाँ बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आपको बताया, पहले वो बंदर बना, फिर उसके बाद दो पैरों पर चला, फिर भोजन वगैरह ऐसे। फिर ये कह रहा है कि अलग अलग प्रजातियों में बांटा गया भी, हाँ मनुष्य की में मनुष्य रखा गया, जानवर की में जानवर, स्त्री के को स्त्री की तरह ही रखा गया, ऐसे करके अलग अलग चीज़ें मानी गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लगभग 200 वर्ष पहले खुदाई के मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार की चित्रकारियाँ जैसी अन्य वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों को संबंध दर्शाती है। कह रहे हैं कि 200 लाख वर्ष पहले जो चीज़ें मिली है ना, उनकी जो खुदाई की गई है, चित्रकारी मिली है, वो क्या दर्शाती है, वो एक तरह से आदिकालीन रूपों का संबंध दर्शाती है। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त करती है। ये लाइन समझिए पहले कि जो बहुत पुरानी चीज़ें हमें मिली है, बहुत पुराने जीवाश्म हमें मिले हैं, उनसे हमें पुराने टाइम का अनुमान लगाने के बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ उस टाइम मनुष्य थे, उनको भी कुछ करना आता था, उनके अंदर भी नॉलेज हो गई थी। ठीक है, बट बाइबल क्या कह रहा है, बाइबल इस चीज़ को कह रहा है कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने ही सृष्टि की रचना की है, उसने ही प्राणियों को दिया और साथ साथ अन्य मनुष्यों को भी दिया। तो विद्वान कैसे माने, क्योंकि वो तो बाइबल की बात पे विश्वास कर रहे हैं। क्या बाइबल की बात, बाइबल ये कहता है कि सृष्टि को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, और उसी ने प्राणियों को दिया, और उसके साथ जो भी चीज़ें आसपास है वो सब भगवान ने दी है। ठीक है, विद्वान इस बात में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, वो कह नहीं पाते कुछ भी, बट धीरे धीरे क्या मिलने लगा, धीरे धीरे अवशेष मिलने लगे। भाई भगवान की देन कह रहा बाइबल तो, कि सब कुछ एकदम से पृथ्वी को तैयार करके दे दिया भगवान ने। ठीक है, बट आगे धीरे धीरे क्या मिला, वो कह रहा है कि जैसे मानो हम हैं ना, एज इट इज़ मानो स्टार्टिंग से ऐसे ही थे, और बट साइंस कह रही है कि ऐसा नहीं था, रिसर्च करता कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, पहले अलग तरह के लोग थे, फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ, उनका जो माइंड है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, ऐसे चीज़ें बढ़ी। बट आगे जाके जब हम क्या हुआ, अगस्त 1856 में क्या मिला, एक मजदूर था नियंडर घाटी में चूने की पत्थर की खान में खुदाई कर रही थी। ठीक है, जर्मनी है तो समझिए, जर्मनी में एक जगह है नियंडर घाटी, वहाँ पर चूने की खदान थी, मजदूर वहाँ पे कार्य कर रहा था, टाइमिंग 1856 का था। खुदाई करते हुए एक अस्थि पिंजर मिला और उसके कुछ टुकड़े मिले। ठीक है, तो ये चीज़ें मजदूर ने बताई, जैसे भी हाँ यहाँ पे ये मिला हुआ है, तो ये चीज़ें एक स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरोट, स्कूली शिक्षक ये रहा आपका कार्ल फुलरोट,
ठीक है। इसको ये सौंप दिया गया क्योंकि एक रिसर्च करता था, ठीक है, भूवैज्ञानिक था, जियोलॉजिकल था। इसको ये क्या काम सौंप दिया गया भी आप इस पर रिसर्च कीजिए कि क्या सीन है ये। तो जांच के बाद उसने उस खोपड़ी को आधुनिक मानव का नहीं कहा, उसने कहा कि जैसे हम हैं ये खोपड़ी ऐसी नहीं है, जैसे हम हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है ये खोपड़ी, तो ये हमारे जैसी नहीं है। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन साफ हुसैन के पास भेज दिया। अब पहले तो ये मजदूर को मिला, फिर एक शिक्षक को दिया गया, उसके बाद उसने उस पर रिसर्च किया, ठीक है। रिसर्च करने के बाद फिर उसके एक नक्शा तैयार किया, मतलब एज इट इज़ एक प्लास्टर से उसकी खोपड़ी तैयार की और उसको भेज दिया गया किसको भाई, हरमन साफ हुसैन को, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक लैब में काम करता था, भी लैब में इस पर रिसर्च किया इसने और इन दोनों ने डिस्कशन किया जो भी चीज़ें की और आखिर में यह रिसर्च निकली कि इसकी जो खोपड़ी है ऐसे मानव की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। समझ आया। ये कह रहे हैं कि जो वो खोपड़ी मिली थी ना सबसे पहले 1856 जर्मनी के नियंडरथल में, वो खोपड़ी हमारे जैसी नहीं थी, मतलब कोई और टाइप का मानव था वो, बट लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे थे। बाइबल इस चीज़ को मना करता था कि नहीं, जैसे मनुष्य हमें ऐसे ही स्टार्टिंग से, तो धीरे धीरे अवशेष पा रहे हैं तभी चीज़ों का पता चला, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उस समय विद्वानों ने उनके यह दावा स्वीकार नहीं किया, यह घोषित कर दिया कि वह खोपड़ी ऐसे मनुष्य की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था, ठीक है। हम नहीं मानते कि पुराने समय की, कोई बाद के समय की कोई खोपड़ी होगी। मनुष्य के कर्मिक के अध्ययन में युगांतकारी घटना, फिर ये बातें जैसे कैसे टली, ठीक है। उन्होंने नहीं माना, कोई बात मत मानो आप, फिर आगे फिर अवशेष पाएंगे। वो तो जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती। मनुष्य के कर्मिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि सबसे पहले 1859 को कौन सी बुक प्रकाशित हुई, तो पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज, ये बुक का नाम है। किसके द्वारा लिखी गई, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कब लिखी गई, 1859 में। तो ये बुक याद रखनी है। और सबसे पहले जो इसकी छपी 1250 प्रतियां छपी, ठीक है। ये हाथों ही हाथों बिक गई, भी सबने बुक को खरीदा। और डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले से जानवरों के एक कर्मिक रूप में विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। समझ आया। बाइबल तो कह रहा नहीं ऐसा, एज इट इज मानव, ये कह रहा है कि मनुष्य एक पहले जानवर था, मतलब एक वानर था और फिर धीरे धीरे चेंज होता हुआ एक मनुष्य बना। ये किसने कहा, चार्ल्स डार्विन ने कहा अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। बुक जो है वो प्रकाशित हुई 1859 को। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ चीज़ें हैं, आप पहले वो देख लीजिए, वापस चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये देखिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं जीवाश्म क्या होता है। मैंने आपको बता दिया अपनी लैंग्वेज में जीवाश्म होता है क्या, बची हुई चीज़ें। जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। समझ आ गया, ये इन्हें अपने फॉर्म में बताया। नेक्स्ट है प्रजाति क्या होती है। प्रजाति आप पढ़ लीजिए, मैंने आपको प्रजाति बता दी है कि प्रजाति या स्पीसीज बोला जाता है उसको जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चा पैदा करते हैं और उसके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ है। सीधी सीधी बातें पता है कि आपके जो मतलब जानवर है उनके हाथी का बच्चा हाथी होगा, शेर का शेर ही होगा, शेर ही होगा। आगे जो मनुष्य है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही पैदा होगा। तो ऐसे कहते हैं कि अलग अलग मादा, अलग अलग एक नर है जो उनकी जो संतान उत्पन्न होती है, तो वो प्रजाति बोली जाती है कि अलग अलग प्रजाति। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपको क्या खुदाई करते हुए कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये खुदाई करते हुए पिक्चर्स भी ऐसे खोदते हैं, ऐसी चीज़ों को मिलते हैं।
ये सारी चीज़ें वही दिखाई गई है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये खोपड़ी मिली थी, जो मैंने आपको बताया निएंडरथल में खोपड़ी मिली थी जिस पर काम किया गया था। एक चूने की खदान एक मजदूर ने मिली थी। तो इस खोपड़ी को क्या कहा गया है लोगों के द्वारा, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हम नहीं करते, तो उन्होंने कहा ये एक मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की खोपड़ी है। तो क्या कहा गया इस खोपड़ी के बारे में, मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की खोपड़ी है, ठीक है। यहाँ तक हो चुका हमारा कंप्लीट, मैंने आपको यहाँ तक करा दिया। यहाँ उसकी बुक मिली है चार्ल्स डार्विन की, ये हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि मानव के कर्मिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव के पूर्वज। इसमें कुछ नहीं है, अभी एक आपको दिखाया गया है कि 4 खोपड़ियाँ दी गई है, चारों की अलग अलग बात बताएगी। जो ये वाली खोपड़ी है, ये एक वानर की है, ठीक है। ये वाली खोपड़ी एक ऑस्ट्रोपिथिकस नामक प्रजाति की है। और ये वाली खोपड़ी है जो ये होमो इरेक्टस होती है, जो सीधा, इसने सीधा खड़ा होना सीख लिया था। और ये वाली होमो सैपियंस आधुनिक मानव है। आधुनिक मानव मतलब होमो सैपियंस, आधुनिक मतलब चिंता करता, चिंतन करता, जो थिंकिंग, सोचने लगा, जिसके अंदर सोचने की कैपेसिटी थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब खोपड़ियों को बताया कर उसी के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। एक मिनट नेक्स्ट रहेगा। नेक्स्ट में क्या बता रहा है कि इन खोपड़ियों के बारे में, इसमें ये पैराग्राफ में इस खोपड़ियों के बारे में बता रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मानव के विकास के क्रम से, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो मानव का विकास है ना, वो स्टार्ट तो कब हुआ था, 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा चुका था। मतलब वैसे हमने पढ़ा मनुष्य की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, बट इसमें क्या कह रहा है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति तो 360 से 240 लाख पहले हो चुकी है, बट हम इतना लंबा इतिहास की कल्पना नहीं कर सकते और इतना लंबा इतिहास हम पढ़ भी नहीं सकते। एग्जैक्ट हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो कहाँ से पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे 56 लाख वर्ष के पहले का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो 240 लाख पहले प्राइमेट श्रेणी थी, मतलब सबसे पहले एक प्राइमेट श्रेणी आई, कौन सी, प्राइमेट। उसके बाद उसमें एक होमोनाइड समूह था। होमोनाइड समूह, जैसे 240 साल पहले प्राइमेट श्रेणी आई, उस श्रेणी थी एक, ठीक है, प्राइमेट, उसमें एक समूह मिला होमोनाइड, ठीक है। होमोनाइड के बाद स्टार्ट हुई एक वानर थे, एप थे, ठीक है, वानर टाइप के थे। इसलिए इनके बारे में, क्योंकि मनुष्य तो मैंने आपको बता दिया, मनुष्य की जो उत्पत्ति बताई गई वो 56 लाख वर्ष पूर्व और आधुनिक है 1,60,000। अगर हम पहुंच जाते हैं 240, तो वहाँ पे तो क्या था, वहाँ पे तो स्तनधारी जीव मिलेंगे, वानर मिलेंगे, पूरे के पूरे जानवर टाइप चीज़ें मिलेंगी, मनुष्य का जन्म नहीं बताया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या मिला, एक श्रेणी मिली प्राइमेट और उसका एक समूह था होमोनाइड। तो सबसे पहले श्रेणी बताई गई प्राइमेट और उसका समूह बताया गया होमोनाइड। होमोनाइड होते हैं ये वानर थे, एप थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे टाइमिंग बीता और 56 लाख वर्ष पूर्व से पहले होमिनिड प्राणियों अस्तित्व के साक्ष्य मिले। सबसे पहले प्राइमेट श्रेणी थी, प्राइमेट श्रेणी के बाद होमोनाइड, याद रखना होमोनाइड। होमोनाइड में से ही फिर एक समूह निकला होमोनिड, आपको सीरीज में लगाना पूछ ले, होमोनिड। तो ये हम क्या पढ़ेंगे, होमोनिड। होमोनिड वर्ग होमोनाइड उपसमूह से ही विकसित हुआ। आया समझ, ध्यान से सुनना, जो मैं आपको समझा रही हूँ मुझे तो समझ आता है, मुझे तो, मैंने तो पढ़ा हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कह रहा है कि जो होमोनिड है ना, ये होमोनाइड समूह से ही मिला है। पहला प्राइमेट, उसके बाद आपका होमोनाइड, होमोनाइड के बाद होमोनिड। तो ऐसे करके आप याद रखना, ठीक है। अनेक समानताएं पाई गई हैं। ये कह रहा है कि जो होमोनिड है ना, ये इस समूह से निकला होमोनाइड से, तो काफ़ी समानताएं पाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद होमोनाइड का मस्तिष्क होमोनिड की तुलना में छोटा होता था, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी बताए गए हैं। क्या बताए गए कि समानताएं तो थी, मैं मानता हूँ इस समूह से हैं, तो बस कुछ अंतर भी रहे हैं कि होमोनाइड का मस्तिष्क होमोनिड की तुलना में छोटा होता था, चौपाए होते थे, पैरों से बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा दोनों लचकदार, मतलब ये दोनों में क्या बता रहा है, डिफरेंट बता रहा है। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर चलते थे, होमोनाइड 4 पर चलते थे, होमोनिड 2 पैरों पर चलने लगे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उसके इस्तेमाल कर सकते थे। हम अपने अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और विशेषताओं के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यही उनका डिफरेंट बता रहे हैं भाई, कि होमोनिड में और होमोनाइड में क्या फ़र्क था। बस ये याद रखना, नाइड पहले आते हैं और नाइड के बाद निड आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, होमोनिड का उद्भव अफ्रीका में हुआ है।
समझिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति जो बताई गई वो अफ्रीका से बताई गई है और सबसे पहले 56 लाख वर्ष पहले बताई गई है और 56 लाख वर्ष पहले होमोनिड की उत्पत्ति हुई थी और होमोनिड की उत्पत्ति अफ्रीका में बताई गई है। तो यह अफ्रीका वानर के समूह होमोनिड की बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। दूसरा सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रोपिथिकस, ये एक वंश है, ऑस्ट्रोपिथिकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका से पाए गए हैं और उनका समय 56 लाख वर्ष माना गया। इसके विपरीत अफ्रीका के बाहर के जीवाश्म 18 लाख वर्ष पुराने पाए गए हैं। मुझे तो चीज़ बिल्कुल समझ आ गई है, आपको समझा देती हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पूर्व पाई गई है, ठीक है। और वो प्रजाति थी, वो वंश माना जाता था, वो होमोनिड माने जाते थे, ठीक है। और होमोनिड सबसे पहले मिले हैं अफ्रीका में। और होमोनिड की जो एक मतलब अलग अलग शाखाएं बनी होती है, होमोनिड की एक शाखा थी, उसका नाम था ऑस्ट्रोपिथिकस वंश। और ये ऑस्ट्रोपिथिकस वंश कहाँ मिला है? ये मिला है आपके पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ मिला? ये आपके पूर्वी अफ्रीका में मिला है, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि अफ्रीका में तो 56 लाख वर्ष पूर्व मिली है ये प्रजाति, अगर और एरिया में देखें तो 18 लाख वर्ष पुरानी पाई जाती है। मतलब पहले कहाँ पाया गया? पहले अफ्रीका में पाया गया। अब आगे चलते हैं। अब ये सिर्फ हाथ के बारे में आपको बता रहा है। इस पैरे से में पहले इंसान ने ऐसे पकड़ना सीखा, ठीक है, उससे फिर चीज़ों को ऐसे पकड़ना सीखा, चीज़ों को फिर ऐसे पकड़ना सीखा। तो ये इनकी पकड़ के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सॉरी, कहाँ चला गया भैया? एक मिनट। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। होमोनिड नामक परिवार के सदस्य होते थे। क्या है ये? होमोनिड। अभी तो मैंने आपको बताया था होमोनाइड की। देखो कन्फ्यूजन क्या कर दिया बच्चे, फिर कन्फ्यूज होते हैं। होमोनिड लिख दिया अब, और यहाँ पे लिखा इंग्लिश में होमोनाइड। तो जो हम ये नाइड पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ये वही है होमोनाइड, ठीक है। तो मैं आपको समझा देती हूँ क्या कह रहा है कि होमोनिड होमोनाइड से बने हैं। जिनकी होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं, उनके मस्तिष्क, पैर, वो सब चीज़ें बता रहा है इसमें। होमोनिड की आगे शाखाएं बताई गई है, वो मैंने आपको बता दी थी कि इसकी 2 शाखाएं हैं, ऑस्ट्रोपिथिकस और होमो, ठीक है। कौन कौन सी शाखा है इसकी? ऑस्ट्रोपिथिकस और होमो, ये 2 शाखाएं पाई जाएगी किसकी? होमोनिड की। तो आप देखो टॉपिक है, आपको कितना टफ लगता है और आप कितना ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा जब आप इसको पढ़ोगे। उसके बाद फिर आगे क्या होता है कि इनकी जो शाखाएं होती हैं, इन शाखाओं की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर भी पाए जाते हैं। जबड़े और दांतों में अंतर पाया गया है। ऑस्ट्रोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। बस ये डिफरेंट बता रहा है, किस में बता रहा है? आपके ऑस्ट्रोपिथिकस में और आपके होमो के बीच, ठीक है। ये आपका होमो है, ये ऑस्ट्रोपिथिकस है, और ये किसकी ब्रांच है भाई? होमोनिड की है। और होमोनिड किसकी है? होमोनाइड की है, ठीक है। दरअसल इन प्रजातियों में विद्वानों के नाम, ये कह रहा है कि जो ये प्रजाति ना ऑस्ट्रोपिथिकस है, होमो है, ये सब इनके नाम है ना, वैज्ञानिकों ने इनके नाम लातीनी और यूनानी भाषाओं से रखे हुए हैं, क्योंकि इनके जो नाम हैं वो हमारी लैंग्वेज में, हिंदी में या उर्दू में या इंग्लिश में नहीं पाए गए। इनके जो नाम है 2 लैंग्वेज में है। कौन सी? लातीनी और यूनानी। उदाहरण के लिए जैसे ऑस्ट्रोपिथिकस ले लीजिए, इसका जो नाम है वो लातीनी भाषा के ऑस्ट्रल, और इसका मतलब है दक्षिणी, और यूनानी भाषा के सब पिथिकस यानी वानर से लिया गया। मतलब इसका पूरा मतलब क्या निकलता है कि दक्षिणी वानर। क्या मतलब इसका? दक्षिणी वानर। और लातीनी और यूनानी भाषाओं को दोनों को मिलाकर इसका नाम बना ऑस्ट्रेलोपिथिकस। समझ आ गया? उसके बाद आगे चलते हैं कि यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में वानर अवस्था में अनेक लक्षण बरकरार थे। क्योंकि जिस टाइम ये मनुष्य पाया गया उसमें क्या थे? बहुत सारे अभी वानर वाले गुण थे, ठीक है। वानर वाले गुण थे, इसलिए इसको क्या बोला गया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, दक्षिणी वानर बोला गया। नेक्स्ट, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क की अपेक्षा इनका छोटा था, पिछले दांत बड़े होते थे और हाथों की दक्षता सीमित थी, उन्हें सीधे खड़े होकर चलना, ठीक है, की क्षमता अधिक नहीं थी। मतलब इनको जो है खड़े नहीं होते पाते थे और ज़्यादातर टाइम अपना पेड़ों पर ही गुजारते थे, इसलिए उनमें पेड़ों के जीवन जीने की आवश्यक अनेक विशेषताएं भी मौजूद थी, जैसे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब एक बार समझ लीजिए। ऑस्ट्रोपिथिकस मानव के बारे में बता रहा है भाई। ये क्या बता रहा है कि ये जो ऑस्ट्रोपिथिकस मानव की जो खोज है वो कब हुई है और किस किस ने ढूंढी है। तो ये पैराग्राफ है, आप पढ़ लीजिए
कि ये मैरी था और लुइस लीकी था, ठीक है, लुइस लीकी और एक मैरी थी, इन दोनों ने मतलब खोज की थी कहाँ पर ये रहे थे, कितने टाइम तक स्टार्ट की थी, और एकदम से अचानक से मैरी को ये अवशेष मिल जाते हैं खोपड़ी के, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है, तो इस पैराग्राफ में है। उसके बाद है यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, ये है आपकी यही कि सबसे पहले उनको औजार बनाना, उनके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि, धीरे धीरे उन चीज़ों को पकड़ना, सीधे खड़े होना उनको आ गया था, ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं आपके 25 लाख वर्ष पहले की बात पर, ठीक है। तो इसमें से पैराग्राफ जो इसमें दिखाया गया है ना, उसी से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं, ठीक है, जो इसमें दिखाया गया फिर इसी को कैसे समझाया गया वो चीज़ें लिखी हुई हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व की बात चल रही है कि यहाँ पे क्या होता है, अब मनुष्य की जो जलवायु है उसमें चेंज आने लगा। अभी तो हम जो चीज़ें पढ़ी है 56 लाख से स्टार्ट की है, 56 लाख से पढ़ते पढ़ते हम 25 लाख पे आ गए हैं। 56 लाख में मैंने आपको बता दिया था होमोनिड प्रजाति आती है, होमोनिड प्रजाति में आगे दोनों आते हैं, दोनों कौन कौन आते हैं आपके, ऑस्ट्रोलोपिथेकस आता है और उसके बाद आपका होमो आता है, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, ऑस्ट्रोलोपिथेकस के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये मनुष्य है, लातिनी और यूनानी भाषा से इनका नाम बनाया गया है, और उसके बाद धीरे धीरे ये कहाँ रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, सीधा खड़ा होना भी नहीं आता था, ये तो जंगलों वगैरह में रहते थे। अब हमारा टाइमिंग आ जाता है 25 लाख तक। तो इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि अब जलवायु चेंज हो गई है भाई, जलवायु चेंज मतलब बर्फ़ जमने लगी है, अब बर्फ़ जमने लगी है और स्थिति काफ़ी चेंज होने लगी है, और अब क्या है, जंगल कम हो गए। जब बर्फ़ जमने लगी तो क्या होते, जंगल कम होने लगे और छोटी छोटी घास पैदा होने लगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रोलोपिथेकस जाति थी, जो प्रजाति थी जंगलों में रहती थी, और इस वजह से जब जंगल ही समाप्त हो गए तो ये प्रजाति ही समाप्त हो जाती है। तो ऑस्ट्रोलोपिथेकस प्रजाति समाप्त हो गई आपकी 25 लाख वर्ष पहले, ठीक है। उसके बाद अब दूसरी प्रजाति आती है, जो हमने दूसरा वंश पढ़ा था होमो, तो वो नई प्रजाति आती है जो सूखे में रहती है, बाहर रहती है सूखी परिस्थितियों में, तो वो आती है, अब नई प्रजाति आएगी होमो, ठीक है। तो होमो है जो, होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। आदमी में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। वैज्ञानिक ने होमो की कई प्रजातियों में बांटा है। इन प्रजातियों में इनकी विशेष प्रकार के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जीवाश्मों को होमो हैबिलिस, अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, पहली होमो की पहली थी होमो हैबिलस, होमो हैबिलस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होने वाले, होमो सैपियंस चिंतनशील मानव, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ही होमो का पहले तो नाम बताया कि होमो का मतलब क्या है भी, होम लातिनी भाषा का अर्थ है जिसका अर्थ है आदमी, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। फिर होमो को भी आगे कई पार्टों में, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। एक है आपका होमो हैबिलस, मतलब वो हैबिट थी उनको क्या बनाने की, औजार बनाने की। इरेक्टस क्रैक्ट, मतलब एकदम क्रैक्ट खड़े होते थे, सीधे खड़े होते थे। होमो सैपियंस हम बार बार पढ़ी रहे हैं, वही आधुनिक मानव, चिंतनशील मानव जो माना जाता है, जो आज का मानव है, ठीक है। होमो हैबिलस की जो जीवाश्म है वो इथोपिया के ओमो और तंजानिया ओल्डुवई से प्राप्त हुई है, ठीक है, ओल्डुवई गोर्ज। और होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म है जो अफ्रीका और एशिया से मिले हैं। तो अलग अलग एरिया बताया वो पढ़ लीजिए, ठीक है। ये एरिया आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ मिले हैं, ये चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एक बार से नज़र मारनी ज़रूर है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं ही मतलब इसमें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो चीज़ समझाने की मैं समझा रही हूँ। जीवाश्म का नामकरण उनके आधार पर किया गया, ये कह रहे हैं कि जो जीवाश्म है ना उनके आधार पर किया गया, जो चीज़ जहाँ पाई गई, जैसे जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग पाए गए जीवाश्म को होमो हाइडलबर्गेसिस बोल दिया गया। नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म को नियंडरथैलिसिस, मतलब नियंडरथल जो घाटी थी ना, जो वहाँ से जीवाश्म पाए उसको होमो नियंडरथैलिसिस बोल दिया गया, ठीक है। यूरोप से मिले पुराने जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेसिस और होमो नियंडरथैलिसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि जो जीवाश्म जहाँ से पाए गए ना, उस जगह का जो नाम था हमने उसी के नाम पे रख दिए गए। जर्मनी के हाइडलबर्ग से मिला तो उसका नाम होमो हाइडलबर्गेसिस रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद नियंडरथल से मिला तो उसका नाम होमो नियंडरथैलिसिस मिल गया। अब ये कह रहा है कि यूरोप है ना, जो वहाँ से जो जीवाश्म मिले ना, ये हार्गे हाइडलबर्गेसिस और नियंडरथैलिसिस जो हमने उनके नाम पे नाम रखा है, तो ये कौन से कहते हैं, ये होमो सैपियंस चिंतनशील प्रजाति के हैं ये, क्योंकि हमने पढ़ा ना तीन बड़ा, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो उन होमो सैपियंस की प्रजाति हैं आगे होमो हाइडल और आपके नियंडरथैलिसिस, ठीक है। उसके बाद जीवाश्म अफ्रीका, एशिया, यूरोप बहुत सारे एरियो में फैले हुए मिले। नियंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से
35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी व मध्य एशिया में रहा। अब हम कहाँ से आ गए? अब हम 25 लाख से 1,60,000 होमोसैपियंस पे आ गए, और 1,60,000 पे भी फिर आगे शाखाएं बांट दी गई, फिर 1,30,000 से 35,000 तक आ गए हैं। ठीक है, अब वे पश्चिमी यूरोप के लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। अब ये होमो वाली भी प्रजाति है जो कह रहे हैं ये भी विलुप्त हो जाती है 35,000 वर्ष पहले अचानक से। ठीक है, और सामान्यतः ऑस्ट्रोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे, क्योंकि वो वाना टाइप के थे, उनके जबड़े बाहर की तरफ ज़्यादा निकले होते, उनका माइंड था बहुत छोटा था और इनका माइंड बड़ा मिलने लगा। उसके बाद दांत छोटे होते थे, जो उनके थे वो दांत बड़े बड़े होते थे। उनमें मस्तिष्क की आकार की वृद्धि अधिक बुद्धिमत्ता के बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों तथा दांतों से मतलब यही चीज़ है कि उनमें उनकी याददाश्त ज़्यादा थी, उनकी कम थी, खान पान में भी भिन्नता पाएगी, वो सारी चीज़ें हैं। अब विश्व के मानव प्रजातियों के निवास, अब इसमें आपको वो यही बता रहा है कि मतलब कौन सा टाइमिंग है, कहाँ कहाँ अवशेष मिले हैं, कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए इन चीज़ों को, और फिर आपको रहेगा आपका नेक्स्ट रहेगा आपका मानव के कर्मिक विकास की कहानी। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे हम, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो चली जाएगी, तो इतना ही मैं शेयर कर पाऊंगी इस वीडियो को। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका, तो ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पढ़ोगे बिल्कुल लर्न हो जाएगा। कॉपी पेन साथ रखिए अपना, ठीक है। कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है, ये बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट रहेगा वो सेकंड पार्ट मैं आपका बना दूंगी। ओके, बाय बाय।